ना रहे तो जो अंतर है उसके होने और न होने से उसका उपयोग करने या न करने पर जो तो क्या है होता है कि अगर भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा रहती है हमारे साथ, तो उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। उसका महत्व इसलिए है, व्यक्तित्व के विकास में उसका महत्व है। जैसे कितने सारे तरह के पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, बहुत तरह के जानवर हैं, उनके पास भाषा नहीं। भाषा किसके पास है? मनुष्य के पास। तो सारा जो विकास है वो इसीलिए तो हुआ है, भाषा के कारण ही हुआ है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्तित्व है उसका वो परिवर्तित होता चला जाता है, विकसित होता जाता है। व्यक्तित्व का विकास में भाषा सहायक होती है। तभी तो दूसरे जो प्राणी हैं वो जैसे हजारों साल पहले थे वैसे ही रह गए, लेकिन मनुष्य का व्यक्तित्व प्रतिवर्ष बदल रहा है। तो ये जो बदलाव है उसके व्यक्तित्व का, जो विकास है, उसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक व्यक्तित्व विकास हो गया, और व्यक्तित्व विकास में एक तो संपूर्ण व्यक्तित्व हो गया, दूसरा मुख्य जो है वो है मानसिक विकास। व्यक्तित्व में तो सब कुछ आ गया, व्यवहार आ गया, आपका जो वेशभूषा आ गई, रहन सहन आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण, उससे भी ज्यादा महत्ता कहाँ है भाषा की? मानसिक विकास। जैसे हमने पिछले उसमें बताया था क्या होता है, किसी एक ने कुछ विकसित कर दिया तो वो भाषा के माध्यम से दूसरे को उसका ज्ञान हो गया। उसने पढ़ लिया, अच्छा अच्छा ऐसे किया था हमारे पूर्वजों ने, उसको पढ़ा, उसके मस्तिष्क में और कुछ नई बातें उसके आधार पर आ गई, उसका विकास और हो गया। शिक्षा जो है मानसिक विकास में सहायक है, यह सिद्ध हुआ है। और शिक्षा का माध्यम क्या होती है? भाषा। भाषा नहीं रहेगी तो शिक्षा मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। किसी न किसी भाषा में जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे कोई विज्ञान का विषय हो, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, ये सब कैसे पढ़ रहे हैं? या तो हिंदी में या अंग्रेजी में। इसके अलावा अभी यहां पर जो स्थिति, यानी किसी न किसी भाषा में ही पढ़ रहे हैं। भाषा नहीं होगी तो कोई पढ़ा सकता है? बात ही नहीं कर सकता है। ठीक? तो हमारा संपूर्ण मानसिक विकास भाषा पर आधारित है। और भावात्मक, भावात्मक क्या हो गया? हमारे अंदर भाव विकसित होते हैं। जितने भी भाव हैं, चाहे आत्मसम्मान का भाव हो, दया का भाव हो, करुणा, ये सब भाव कहां से आते हैं? जब आप भाषा होती है। एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति को तक पहुंचते हैं, तभी भावों का विकास होता है। इसमें भी शिक्षा का माध्यम आएगा। अगेन तो जो साहित्य आप पढ़ते हैं, तो किसी की कथा पढ़ते हैं, कहानी, नाटक, कविता, तो उसमें क्या होता है? भाव आपके अंदर विकसित होते हैं। तो भाषा भावात्मक विकास में भी सहायक है।
इसके साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी भाषा के कारण ही होता है। समाज सबका होता है, प्राणियों का भी समाज है। समाज है ना, बंदरों का समाज है। आप एक बंदर के बच्चे को छेड़ दीजिए तो पूरा समाज आ जाएगा उनका। पूरी सोसाइटी आ जाएगी। लेकिन उनका सामाजिक विकास जो है कुछ ही बातों तक सीमित है। ठीक है, वो सुरक्षा तक ही सीमित है, उसके आगे उनकी कोई संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता जो विकसित हुई है उसके पीछे भाषा है। उनकी भी हो जाए अगर वो अपने सारे विचार एक दूसरे को बांट सकें। उनमें भी कोई एकाध होता होगा, हमारे यहाँ भी सारे लोग थोड़े उसी तरह का मानसिक लेवल के हैं, नहीं। एक की वजह से बाकी लोग बदल जाते हैं, है नहीं। अब मान लो सारी दुनिया के मोबाइल तोड़ दिए जाएं, नष्ट कर दिए जाएं, तो हम लोग क्या बना लेंगे नए? क्या नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे। कितने लोग हाथ उठाए जो बना लेंगे, नया आविष्कार कर देंगे। इसमें कोई नहीं, कह दो हम परीक्षा पास कर लें, यही बड़ी बात है हमारे लिए। ठीक है, यही समझ में ना आता है जो है नया क्या बनाएंगे। तो बहुत कुछ केवल कुछ लोगों के कारण हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि इनमें भी क्या हो, कोई एक बहुत बुद्धिमान रहता हो, लेकिन भाषा नहीं है तो वो अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाता किसी को, और वो कुछ भी उसके विचार आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें कोई हो सकता है कि एक बंदर बहुत बुद्धिमान हो, ठीक, कभी कभी देखा होगा कि कोई एक अलग करतब कर जाता है, लेकिन भाषा ना होने के कारण उसके जो मस्तिष्क में जो भी चीजें आती हैं वो उसी तक और नष्ट हो जाती। क्योंकि जब समाज में बैठती हैं तो उनका विकास और ज्यादा होता है, क्योंकि एक जो समझता है उसकी भी एक सीमा होती है, फिर दूसरा क्या होता है उससे आगे का सोचता है, तीसरा उससे आगे का समझ लेता है। जैसे आप मान लीजिए 4 लोग हों और किसी समस्या में फंस जाएंगे तो कोई बात एक को सूझेगी तो कोई बात दूसरे को सूझेगी। किसी ने एक विचार दिया तो दूसरा बताएगा नहीं इसमें तो खतरा भी हो सकता है इस वाले में, तब उसको याद आएगा हाँ तुम सही कह रहे हो, ये समस्या है। फिर तीसरा कहेगा इसका एक और है आइडिया, होगा। तो ये समाज का वो की भूमिका होती है। लेकिन उस समाज की सारी भूमिका का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो, भावात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, इस सब में सहायक है भाषा। और बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य यही है, मैं लिखता चला जाता हूं। सृजनात्मक विकास, ये इसके अंतर्गत वो सारी वही सारी बातें। सृजन का मतलब क्रिएट करना, कुछ क्रिएटिविटी। तो वो क्रिएट करने में वही भूमिका होती है कि एक ने कुछ किया तो दूसरे को पता चला, दूसरे ने उसको और आगे बढ़ाया। ये भी हमने पहले ही बता दिया। शिक्षा का देखिए मुख्य एक ही बात है, वो बात समझ गए तो सारी हेडिंग आपको बस पता होनी चाहिए। ये इस प्रश्न को विस्तार देने में परीक्षा में सहायक होती है, फिर आप अपने आप तमाम खोज लेंगे कि शिक्षा का आधार है। क्या है आधार शिक्षा का?
भाषा और एक और लिख लो, राष्ट्रीय एकता का बस यहीं पर इसको भाषा के महत्व का समापन हो जाता है। इतना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाषा विज्ञान क्या है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? भाषा। भाषा के बारे में सब कुछ जाना है। भाषा क्या है, कैसे विकसित हुई, उसका स्वरूप क्या है, विशेषताएं क्या हैं, जिसको अभिलक्षण भी हमने कहा, प्रकार क्या है, महत्व क्या है। अब भाषा विज्ञान क्या है ये समझेंगे। भाषा तो समझ गए ना सभी लोग, भाषा क्या होती है। बता भले ना सकते हो लेकिन समझ गए, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, तब तक परीक्षा तक बताने की वो हो जाए, वहां बताना पड़ेगा जरूर, ठीक है। अब भाषा विज्ञान, भाषा समझ गए सभी लोग, यानी भाषा के अध्ययन के लिए जो एक व्यवस्थित ज्ञान है उसका, जो जिस विषय के में हम जिसका अध्ययन करते हैं वो भाषा विज्ञान है। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जिसमें श्याम सुंदर दास के अनुसार जो है क्या कहा गया है कि भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं। अब उस शास्त्र के अलावा विज्ञान भी कह सकते हो, या उस विज्ञान को कहते हैं। विज्ञान क्या है? व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। कोई ज्ञान जो एक व्यवस्थित रूप में है वो विज्ञान है। तो भाषा विज्ञान उस विज्ञान या उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन, विवेचन का मतलब होता है जांच पड़ताल, पता लगाना, खोज करना तथा निरूपण किया जाता है। तो अब क्या फिर से बोल देते हैं इसको, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं। अब वो शास्त्र और विज्ञान ऑब्लिक दोनों लिख सकते हो, लाइन खींच के, ऑब्लिक करके, ब्रैकेट में। भाषा विज्ञान उस शास्त्र या विज्ञान को कहते हैं जिसमें किसी भाषा विशेष के या भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों यानी उसके पार्ट्स और स्वरूपों का विवेचन और निरूपण किया जाता है। एक आसान सी परिभाषा है, ये भी आसान ही थी, एक लाइन की है, सबका नाम लिख देना। ये श्याम सुंदर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, में वैसे फोटो खींच के ग्रुप पे डालेंगे। तो बाबूराम सक्सेना ने एक लाइन की दिया है, ये उन विद्यार्थियों के लिए लिखा है उन्होंने जिनको याद करने में समस्या होती है, तो उन्होंने जो है छोटी परिभाषा दी।
भाषा विज्ञान से आशय, भाषा विज्ञान से आशय भाषा का विश्लेषण करके, भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। क्या करना है? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन मतलब पथ प्रदर्शन। पथ प्रदर्शन का मतलब भी नहीं जानते हो तो और बताऊं क्या? पथ का मतलब रास्ता, ये बात पता है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि और अंदर अभी नहीं हमको बताना है, कुछ तो पता है आप लोगों को। और प्रदर्शन मतलब दिखाना, रास्ता दिखाना, यानी भाषा के संबंध में जो रास्ते हैं, दिशाएं हैं, उनको दिखाना। किसका काम है ये? भाषा विज्ञान का काम। तो भाषा विज्ञान से आशय, आशय का मतलब अर्थ, भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। दिग का मतलब दिशाएं और दर्शन मतलब दिखाना। अब एक है जिन्होंने कठिन लिखा है, उन्होंने बच्चों से उनको रहा होगा कि इनको खूब परेशान करेंगे, याद करने में इनको टाइम लगना चाहिए, लेकिन इनका नाम सबसे ज्यादा है, इनकी अच्छी परिभाषा जो है मानी जाती है, तो इसलिए लिखना पड़ेगा, मजबूरी है तुम लोगों की। इनका नाम है भोलानाथ तिवारी। नाम भोला है लेकिन कठिन परिभाषा दिया है इन्होंने। ठीक है, इसलिए नाम पे कभी नहीं जाना चाहिए कि नाम भोला है तो, लेकिन भोले नहीं है ये। तुम ऐसे ही, तुम्हारे लिए अच्छा भी रहेगा। इसी तरह हम लोग याद करते थे जब परीक्षा में रहते कि भाई जो है कठिन परिभाषा किसने लिखी है? भोलानाथ ने। बताइए, मतलब नाम भोलानाथ, परिभाषा इतनी बड़ी लिखी उन्होंने, अच्छी परिभाषा लिखी है। तो आपको याद रखना है कि कठिन परिभाषा है तो किसकी है? भोलानाथ की है, यानी कि वो भोले हैं। भोला नाम है लेकिन भोले नहीं है। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा अथवा भाषाओं का अब ये भाषा अथवा भाषाओं क्या है? मतलब किसी एक भाषा का भी अध्ययन किया जा सकता है और अनेक भाषाओं का, क्योंकि सबका जो पैटर्न है वो एक ही होता है। तो भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा अथवा भाषाओं का एक कालिक, बहुकालिक, एक कालिक का मतलब किसी एक काल का, और बहुकाल मतलब बहुत सारे काल का, यानी काल मतलब समय। एक कालिक कौमा, बहुकालिक कौमा, तुलनात्मक, तुलनात्मक यानी तुलनात्मक भी किया जा सकता है एक भाषा से दूसरी भाषा का। तुलनात्मक के बाद फिर कौमा व्यतिरेकी, इसको लिख देते हैं, पता नहीं लिख पाओ तुम लोग ना लिख पाओ। व्यतिरेकी, व्यतिरेकी का मतलब उल्टा, अपोजिट। अथवा, अथवा अनुप्रायोगिक, अथवा के बाद आएगा अनुप्रायोगिक। अध्ययन कौमा विश्लेषण तथा तद्विषयक, तद्विषयक, तद्विषयक। अब तो भरोसा हो गया कि ये भोले नहीं है। ठीक है, तद्विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है।
ठीक है, बस अभी फ्री हो रहे हैं बस। ठीक है, तो खींच लेना तुम लोग। और ये परिभाषाएं में कहीं कोई अगर वर्तनिक या शुद्धि है तो वो शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि परिभाषा कैसे लिखोगे? परिभाषा देने वाले का नाम ऊपर लिखकर इनके अनुसार, या फिर परिभाषा पहले लिखो और बाद में डैश करके नीचे नाम लिख दो, बड़े अच्छा। ठीक, और परिभाषा जब लिखोगे तो इस तरह इन्वर्टेड कॉमा शुरू में और जहां खत्म हो वहां अंत में। ठीक, लिख करके फिर उसके बाद वैज्ञानिक का नाम लिखोगे। अब भाषा विज्ञान तो ये हो गया। भाषा विज्ञान के प्रकार में भाषा विज्ञान जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कितने प्रकार का होता है ये हमको समझना है। तो ये 5 तरह के मुख्यतः होते हैं, जिसमें आता है एक कालिक, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जब किसी एक भाषा का, ठीक है, कई भाषाओं का नहीं, किसी भाषा का एक निश्चित समय के आधार पर, निश्चित समय, एक कालिक से मतलब वही समझा करो, एक कालिक का मतलब एक काल, आदि से लेकर अंत तक सारे कालों का नहीं, किसी एक काल। यानी किसी भाषा का जब एक निश्चित समय सीमा के आधार पर अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है तो यह एक कालिक वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कहलाता है। ये एक कालिक जो है क्या है, बहुकालिक से उल्टा है। बहुकालिक में क्या होगा? बहुकालिक में ये होगा कि इसमें अनेक कालों को, जैसे हम पढ़ते हैं जब वो बताया था तो पूरा देखते हैं ना कि कहां से संस्कृत से कैसे भाषा विकसित हुई है, इसको ऐतिहासिक भी बोलते हैं। इन दो दो नाम है। ये हमने जो बीच में लगाया इसको ऑब्लिक कहते हैं, समझ लो तुम लोग। सीधे पहुंच आए हमारी क्लास में, हमको प्राइमरी का भी पढ़ाना है, इंटर का भी, हाई स्कूल का भी, सब चीज पाई मात्रा सब बता रहे हैं तुम लोगों को। तो क्लास का यही फायदा है। अब भले ही कुछ लोग तो इसमें जो है मुझे कहते होंगे कि परेशान बहुत करते हैं सर, एक बार बैठा लेते हैं फिर देर तक पढ़ाते हैं, पढ़ते जाओ उसी में बोर हो जाओ। लेकिन एक आध कोई तो होगा जो सोचेगा बाद में कि चलो कुछ तो मुझे ज्ञान हो गया, हम इसीलिए पढ़ा देते हैं। बाकी तो सबका बराबर ही मिलेगा, ये जान लो, हमको कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, यही मिलेगा बस। इसके दो नाम हैं, एक कालिक भी ये नाम है और वर्णनात्मक। वर्णनात्मक मतलब को वर्णन किया गया, किसी एक काल का वर्णन कर दिया गया। लेकिन जब ऐतिहासिक होगा तो वो बहुकाल। ऐतिहासिक का मतलब तो यही हो गया ना, इतिहास क्या होता है कि पीछे से लेकर आज से लेकर, तो उसको बहुकालिक के साथ साथ बहुकालिक, और दूसरा नाम क्या होगा, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। ये दोनों एक ही होंगे। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, ये क्या होता है? अगला है अनुप्रयुक्त। इसको भाषा विज्ञान का व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाषा विज्ञान के सारे जो सिद्धांत हैं, प्रणाली हैं, निष्कर्ष हैं, उनको व्यवहारिक रूप में मतलब फंक्शनल यूज करके बताया जाता है। जैसे अनुप्रायोगिक लिखा था ना, मतलब प्रयोग करना। तो जब हम प्रयोग करके उसको सीखते हैं तो वो अप्लाइड, जैसे इसके लिए अप्लाइड एक वर्ड आता है अंग्रेजी में, यानी हम अप्लाई करके उसको देखते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट ज्यादा होते हैं, वो भाषा विज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। उसके बाद दो और बचते हैं, जिसमें एक है तुलनात्मक भाषा विज्ञान और व्यतिरेकी भाषा विज्ञान। अब एक बात आपने नोटिस किया होगा कि ये सारा वही सब आ रहा है जो भोलानाथ की परिभाषा में था। ठीक है, तो भोलानाथ ने ऐसी परिभाषा दिया है जिस परिभाषा में कोई कमी नहीं है, सब कुछ शामिल है, इसीलिए उनकी परिभाषा परफेक्ट है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है कि जब दो अलग अलग भाषाओं की तुलना की जाती है, यानी जिस जिस विज्ञान में, यानी जिस किताब में, जिस शास्त्र में हमको क्या मिलेगा, कई भाषाएं मिलेंगी और उन भाषाओं का आपस में तुलना की गई होगी कि यहां पर ये है तो यहां पर ये समानता है भाषाओं में। तुलना का मतलब क्या होता है, उनके बीच में जो सिमिलरिटी है उसको भी दिखाया जाए और जो डिफरेंस है उसको भी दिखाया जाए मतलब अध्ययन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, विवेचन किया जाए, निष्कर्ष निकाले जाए, तो वो भाषा विज्ञान तुलनात्मक भाषा विज्ञान है। जबकि व्यतिरेकी क्या है, व्यतिरेकी मतलब उसी का उल्टा, व्यतिरेकी का मतलब विपरीत होता है। व्यतिरेकी शब्द जैसे लिखा था हमने, तो उसका अर्थ क्या होता है, विपरीत। व्यतिरेकी मतलब विपरीत। विपरीत विपरीत का मतलब है, तो फिर कैसे होगा कि फिर जब ये तुलनात्मक के बाद आता है, उसका अध्ययन कर लिया किसी ने, तब इसका अध्ययन कर, यानी कि जो दो भाषाओं या दो से अधिक भाषाओं में पहले तुलना की गई, तुलना करके उनकी जो समानता और असमानता पता लगाई गई, निष्कर्ष निकाला गया। उस निष्कर्षों में फिर यह देखा जाता है कि उनके विरोधी तत्व क्या है, क्या विरोधी एकदम अपोजिट क्या है, वो व्यतिरेकी में आता है। और इन निष्कर्षों का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जहां पर भाषा शिक्षण और अनुवाद में आवश्यकता होती है, वहां इनके निष्कर्ष प्रयोग में लाए जाते हैं। ये हो गया आपका भाषा विज्ञान के प्रकार। अब भाषा विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र हम अगली कक्षा में कल पढ़ेंगे।